हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। और इस मूवी के क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो तो वाकई में कमाल के हैं। वैसे मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिया उसके लिए। तो मूवी की शुरुआत में हम 1967 का सीन देखते हैं जहाँ किसी फैमिली के लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब का यहाँ पे मर्डर हुआ है। थोड़ी देर बाद मर्डर स्पॉट पे इस फैमिली की एक मेंबर लक्ष्मी आती हैं जो घर का ऐसा नज़ारा देख के शॉक हो जाती हैं। यहाँ उसे एक मेंटली डिस्टर्ब लड़की दिखती है जो कि धागे से खेल रही होती हैं। लक्ष्मी एक सूटकेस में कुछ बुक्स और पेपर रख के उस सूटकेस को बंद कर देती हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद, जहाँ एक जंगल में एक वैन जा रही थी। इस वैन में एक डॉक्टर बैठा है जिसका नाम कनन नायर है। ये एक मेंटल हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने आया है। ड्राइवर डॉक्टर नायर को हॉस्पिटल से थोड़ा दूर छोड़कर चला जाता है क्योंकि इसके आगे का रास्ता खराब था और यहाँ पर ड्राइविंग नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक कच्चा रास्ता है, इसीलिए सभी लोग यहाँ से आगे पैदल ही जाते हैं। यहाँ डॉक्टर नायर को रास्ते में अस्पताल में काम करने वाला एक आदमी मिलता है जिसका नाम अवचरण था। डॉक्टर नायर उसी के साथ मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। अब बातचीत के दौरान नायर उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मैं यहाँ तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल का इन्फेक्शन करने आया हूँ, मुझे गवर्नमेंट की ओर से भेजा गया है। ये बात सुनते ही अवचरण पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। नायर उसे काफ़ी ढूंढता है पर उसका कुछ पता नहीं चलता और इसके बाद नायर को खुद ही अस्पताल तक पहुँचना पड़ता है। हॉस्पिटल का दरवाजा रेणुका नाम की एक लड़की खोलती है जो कि यहाँ की केयर टेकर थी। डॉक्टर नायर रेणुका को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद यहाँ जीवन नाम का एक पेशेंट आकर रेणुका को यहाँ से ले जाता है। तभी एक नन डॉक्टर नायर के पास आकर कहती हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो भी एक पेशेंट हैं। फिर नायर हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर बेंजामिन से मिलता है। डॉक्टर बेंजामिन ही इस हॉस्पिटल को चलाते हैं और यहाँ बातचीत के दौरान बेंजामिन नायर को बताता है कि वह अपने पेशेंट को हिप्नोसिस के मेथड से कंट्रोल में रखता है और धीरे धीरे उनकी पास्ट की मेमोरी को इरेज करता है ताकि वे अपना पेनफुल पास्ट को भूल सके, क्योंकि यहाँ जितने भी पेशेंट हैं उन्होंने अपने पास्ट की वजह से ही अपना मानसिक संतुलन खोया है। नायर कहता है कि मैं हिप्नोसिस में बिलीव नहीं करता। इस पर डॉक्टर बेंजामिन अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकालकर उसे हिप्नोटाइज करते हैं और उसे थोड़ी देर बाद होश में लाते हैं। इसके बावजूद भी नायर बेंजामिन के मेथड में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। वह बेंजामिन को बताता है कि उसे हर एक पेशेंट को एग्जामिन करना होगा, इसीलिए इसे यहाँ भेजा गया है और तभी वह अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव लिख पाएगा। फिर नायर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डॉक्टर बेंजामिन नायर के दिए हुए पेपर्स को आग में जला देते हैं क्योंकि बेंजामिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि इसके हॉस्पिटल का कोई इन्फेक्शन करने यहाँ पर आए। अब रेणुका नायर को पहले पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाती हैं जो कि एक प्रोफेसर था। वो प्रोफेसर अपनी फैमिली को एक लेटर लिख रहा था और नायर को देखकर वो प्रोफेसर अजीब तरह से रिएक्ट करता है। नायर उससे पूछता है कि क्या आपको यहाँ किसी भी तरह का कोई इशू है, जिस पर प्रोफेसर नायर से पूछता है कि क्या तुम शाओलिन फ्राइडर का मतलब जानते हो। वह कहता है कि डॉक्टर ने उसे यही प्रॉब्लम बताई है जिसकी वजह से ये यहाँ एडमिट हैं, लेकिन इसे इसका मतलब ही नहीं पता। नायर उससे कहता है कि जैसे ही मुझे इसका मतलब पता चलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। खैर ये प्रोफेसर रेणुका को ये लेटर पोस्ट करने के लिए देता है, लेकिन रेणुका इस लेटर को फाड़ के बाहर फेंक देती है। नायर रेणुका से पूछता है कि तुमने इस लेटर को क्यों फाड़ दिया। रेणुका बताती है कि उस प्रोफेसर की फैमिली बहुत पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं और वो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसी वजह से शायद वो पागल हो चुका है। खैर इसके बाद ये दोनों नेक्स्ट पेशेंट से मिलने जाते हैं जो कि हुसैन नाम का एक ओल्ड पेंटर हैं। हुसैन की पेंटिंग नायर का ध्यान खींच लेती है। उसकी पेंटिंग काफी कमाल की है, पर यहाँ एक अजीब चीज होती है। हुसैन की पेंटिंग में आज सुबह नायक जिस जंगल से आ रहा था उसका ही सीन था, जैसे कि हुसैन ने उसे देखकर ही बनाया हो। रेणुका नायर को बताती हैं कि हुसैन इस अस्पताल में पिछले 4 साल से काम कर रहा है और हुसैन एक अलग ह्यूमन है क्योंकि वो अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों का फ्यूचर ड्रॉ करता है। ये काफ़ी स्ट्रेंज था। नायर भी सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर भी ये दोनों अपने नेक्स्ट पेशेंट से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी नायर को किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। वो रेणुका से पूछता है कि ये आवाज़ किसकी थी। इस पर रेणुका उससे कहती है कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, और अगर नायर को आवाज़ आई भी है तो शायद वो किसी लड़की की नहीं किसी जानवर की होगी, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो यह आवाज़ इको करती रहती है और आसपास जंगल भी है। नायर भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है।
अब नायर बाकी के पेशेंट से मिलकर कंफर्म करता है कि वह लोग यहाँ पर ठीक तो है ना, और यहाँ उसे कोई भी गड़बड़ नहीं लगती, सारे पेशेंट का यहाँ सही से इलाज होता है। इस पे नायर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वह कमला नाम की एक पेशेंट के सर पर जख्म के निशान देखता है। उसे पता चलता है कि ये जख्म कमला के सर पर यहाँ के 6 पेशेंट की वजह से आए हैं। नायर फौरन ही बेंजामिन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं 6 पेशेंट से मिलना चाहता हूँ। बेंजामिन कहता है कि वह कोई पेशेंट नहीं, वह मेरी बेटी है, उसका नाम नित्या है। क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस है, इसके लिए उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया है। कोई भी नित्या के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो एकदम से वायलेंट हो जाती हैं और उस इंसान पे अटैक कर देती हैं। वो नायर को भी उससे दूर रहने के लिए कहता है, पर नायर नहीं मानता। वो नित्या से मिलने के लिए उस सेल में जाता है और नित्या उसे देख अजीब सा बर्ताव करने लगती हैं। यहाँ अगले ही पल नित्या नायर के पास आती हैं और उसे एक थप्पड़ लगाती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब नायर की आंख खुलती है तो वो अपने रूम में नहीं होता। नायर को अपने पॉकेट में एक फोटो का पीस मिलता है, लेकिन ये किसने रखा उसे समझ नहीं आता। खैर इसके बाद ये यहाँ की सिक्योरिटी से बचते बचते वहीं आता है जहाँ उसने उस लड़की की आवाज़ सुनी थी। यहाँ उसके साथ अजीब चीज़ होती है। नायर जिस रास्ते से जा रहा था, जब वो पीछे देखता है तो वो रास्ता यहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। वहाँ एक बड़ी सी दीवार आ जाती है। यहाँ उसे एक सीक्रेट गेट मिलता है जो कि लॉक था। इसी गेट की दीवार पर उसे उस लॉक की चाबी मिलती है और वो गेट को ओपन करके अंदर चला जाता है। यहाँ उसे एक सेल दिखता है जहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। नायर वहाँ से वापस जाने लगता है कि तभी उसे एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान से देखने पर उसे वहाँ एक लेडी दिख भी जाती है। नायर उसके पास जाता है। वो लेडी उसे अपना नाम लक्ष्मी बताती हैं और उसे नित्या को अपने साथ यहाँ से ले जाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मी नायर को बताती हैं कि नित्या को डॉक्टर बेंजामिन ने पागल बनाया है और उसे यहाँ बहुत टॉर्चर किया जाता है। इतना सुनने के बाद नायर सीधा डॉक्टर बेंजामिन के ऑफिस पहुँचता है और नित्या की फाइल ढूंढने लगता है। यहाँ नायर को नित्या की केस की फाइल और कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि बेंजामिन की डेस्क के नीचे एक सीक्रेट लॉकर में थे, जिसे लेकर वो अपने रूम में चला आता है। अगली सुबह नायर को फाइल से पता चलता है कि नित्या पर बेंजामिन ने इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल किया और इसी तरह के कई टॉर्चर मेथड का वो यूज़ किया करता है। अब नायर फिर से नित्या के सेल में जाता है जहाँ नित्या उसे देख उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार नायर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक धागा देता है जिससे वो खेल सके और उसे उस सेल से बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही इसकी खबर बेंजामिन को होती है वह नित्या के पास आता है जहाँ नित्या बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। नायर कहता है कि नित्या को किसी ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि उसे प्यार की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में रेणुका बेंजामिन के पास आती हैं और कहती हैं कि उन्हें पता लगाना चाहिए कि नायर के यहाँ आने का क्या मकसद है। अगर उसने नित्या को ठीक कर दिया तो हम लोग सब कुछ खो देंगे। डॉक्टर बेंजामिन कहता है कि 5 साल लगे मुझे उसकी मेमोरी को मिटाने के लिए, उसकी मेमोरी इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली। अब रेणुका यहाँ किस चीज़ के बारे में बात कर रही है उसके बारे में हमें फ्लैशबैक में पता चलता है। दरअसल 5 साल पहले लक्ष्मी नित्या को लेकर डॉक्टर बेंजामिन के पास आई थी। लक्ष्मी डॉक्टर बेंजामिन को बताती है कि नित्या उसके बड़े भाई जय नारायण वर्मा की बेटी है जो कि एक बहुत बड़ा आदमी है। लक्ष्मी डॉक्टर बेंजामिन को एक डायरी देती है जिसमें नित्या के बारे में सब कुछ लिखा था। ये वही डायरी थी जो लक्ष्मी मूवी की शुरुआत में लेकर जाती हैं। साथ ही लक्ष्मी नित्या के सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उन्हें दे देती हैं। वो कहती हैं कि अब आप इसका ट्रीटमेंट करो और इसे अपनी बच्ची जैसे रखो। इस प्रॉपर्टी के लालच में डॉक्टर बेंजामिन ने नित्या को पागल बनाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी को ट्रीटमेंट के नाम पर हथियाना चाहा और इसी के साथ सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ बेंजामिन अपने टेबल के सीक्रेट ड्रॉवर में नित्या की फाइल ढूंढने लगता है जो कि यहाँ पर नहीं थी क्योंकि नायर ने उसे पहले ही यहाँ से निकाल लिया था। बेंजामिन समझ जाता है कि नायर ही नित्या की फाइल को लेकर गया है, इसलिए वह अपने लोगों को उस केस की फाइल को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम नायर को देखते हैं जो नित्या की डायरी को लेकर नदी किनारे खड़ा होता है और उसे पढ़ने लगता है। अब ये कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम नित्या की फैमिली के बारे में जान पाते हैं। दरअसल उसकी फैमिली में उसके पिता जय नारायण के 2 और भाई भी थे और साथ ही उनकी सिस्टर लक्ष्मी भी उनके साथ ही रहती थी। लक्ष्मी का एक बेटा था जिसका नाम विनय था। नित्या बचपन से ही इंट्रोवर्ट लड़की थी जो किसी से बात नहीं करती थी और ना ही अपने आसपास किसी को आने देती थी, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जिसके साथ नित्या अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती थी, वो था विनय। विनय की भी हालत कुछ नित्या जैसी ही थी। अब नित्या और विनय के मेंटल कंडीशन की वजह से जय नारायण वर्मा के भाइयों ने उसको, नित्या, विनय और लक्ष्मी को उसके घर से निकाल दिया। इसलिए जय नारायण नित्या को लेकर अलग रहने लगा। जय नारायण को समझ आ गया था कि नित्या को कोई डिसऑर्डर है,
लेकिन फिर भी वो काफ़ी फोकस्ड और शार्प माइंडेड हैं, इसलिए जय नारायण ने नित्या को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। ऐसे ही एक दिन विलेज में एक फंक्शन हुआ जिसमें जय नारायण ने अपनी कलादीपट्टू का प्रदर्शन किया। ये एक तरह का मार्शल आर्ट्स था। इसी बीच जय नारायण के भाई भीड़ में से आगे आकर उसे चैलेंज करते हैं कि वह अपनी बेटी नित्या को यह कलादीपट्टू के कुछ दाव दिखाने को कहें, क्योंकि सबके कहने के बाद भी जय नारायण ने अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजा था और उसने उसे मार्शल आर्ट सिखाया। तो अब वो सब देखना चाहते थे कि वह क्या सीख पाई हैं। तभी नित्या यहाँ आती हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं जो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन जय नारायण के भाई जानबूझ के नित्या को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, जिसके बाद नित्या फाइट भी जीत जाती हैं और जय नारायण शान से अपने साथ उसे यहाँ से लेकर जाता है। अब आगे की स्टोरी पढ़ने से पहले नारायण उस डायरी के साथ अचानक ही नदी में गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे धक्का दे दिया और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे पानी में डूबता देख उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डायरी वहीं पानी में गिर जाती है। नायर वहाँ से अपने रूम में जाता है जहाँ उसे नित्या मिलती है। नायर उससे पूछता है कि उस फंक्शन के बाद क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ रेणुका आती हैं। वो एक नर्स को नित्या को यहाँ से ले जाने के लिए कहती हैं। अब जैसे ही वो नर्स नित्या को वहाँ से ले जाती हैं, रेणुका डोर क्लोज करके नायर को शेड्यूस करने लगती हैं और नायर से नित्या की केस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती हैं। लेकिन नायर उसे इस वक्त रूम से जाने के लिए कहता है, जिस पर रेणुका गुस्सा हो जाती हैं। वो ये कहकर निकल जाती हैं कि यहाँ पहले भी कई लोग आए हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाना इतना आसान नहीं है। रेणुका के जाने के बाद नायर नित्या की केस फाइल को अपने ब्रीफ केस में छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और उसे बाहर से कुछ आवाज आने लगती हैं। नायर टॉर्च लेकर बाहर देखने जाता है जहां उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं, जो कि बेंजामिन के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड ने ही उसके पीछे छोड़े थे। उन कुत्तों से बचने के लिए नायर भागने लगता है और अस्पताल की नेट के थ्रू हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तभी गोली चला देता है, जिससे नायर बेहोश होकर गिर जाता है और उसके पीछे पड़े कुत्ते उसको मरा समझ के वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हुसैन को देखते हैं जो अपने रूम में इसी सीन की पेंटिंग पहले ही बना देता है। इसके बाद जैसे ही नायर को होश आता है, हम उसे अवचरण के साथ देखते हैं, जहां अवचरण उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक केस के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगानी चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद नायर समझ जाता है कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो चाहता है कि नित्या को यहाँ से लेकर वो चला जाए। तो अगले दिन नायर फिर से नित्या से बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जीवन आता है और नायर को नित्या से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नित्या को लाइक करता था और वो नहीं चाहता कि नित्या के कोई भी करीब आए। रात को जब नायर और बेंजामिन साथ में बैठे होते हैं, तब बेंजामिन बताता है कि वह यहाँ से पहले एक आर्मी ऑफिसर था। जब 1962 में चाइना वॉर हुआ तब वो बिल्कुल मरने ही वाला था, तब उसे एक सोल्जर ने बचाया और वही सोल्जर इस समय उसका सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये गार्ड वही करता है जो बेंजामिन उसे ऑर्डर देता है। इनफैक्ट वो किसी का कत्ल भी बेंजामिन के कहने पे कर सकता है, क्योंकि बेंजामिन ने इसकी मेमोरी भी हिप्नोसिस से मिटा दी है। यहाँ नायर को अगले दिन अपने बेड के पास एक और फोटो का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखने पर उसे लगता है कि ये काम हुसैन का ही है, इसलिए वो हुसैन के पास आकर उस पर गुस्सा होता है। इस पे हुसैन कुछ नहीं बोलता। तभी नायर एक पेंटिंग देखता है जिसमें उसके साथ नित्या भी खड़ी थी। ये सीन यहीं कट होता है और हम नित्या और नायर को एक दूसरे के साथ देखते हैं। मतलब हुसैन की पेंटिंग एक बार फिर से सच हुई। यहाँ रेणुका आकर जबरदस्ती नित्या को उसके साथ ले जाने की कोशिश करती है। नायर उसे रोकने लगता है पर रेणुका नहीं मानती। तब नायर रेणुका को चाटा मार देता है, जिससे गुस्सा होकर वो बेंजामिन के पास जाती हैं और उसे नायर को यहाँ से निकालने के लिए कहती हैं। बेंजामिन स्माइल करते हुए हाँ कहता है। इसका मतलब वो जल्दी ही नायर को ठिकाने लगाने वाला है। खैर कुछ दिनों बाद नायर नित्या से उसके फादर के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिससे नित्या को अपनी पुरानी मेमोरीज वापस से याद आने लगती हैं, जो कि बेंजामिन ने हिप्नोसिस करके मिटाने की कोशिश की थी। नित्या के पास्ट में हम देखते हैं कि नित्या और विनय के बीच बचपन से ही काफ़ी प्यार था और ऐसे ही एक दिन नित्या अपने फादर के पास अपनी पलक का बाल लेकर गई, क्योंकि उसके फादर ने उससे कहा था कि जब भी उसका कोई पलक का बाल टूटता है तो उसको वो अपनी मुट्ठी में बंद करके उनके पास लेकर आए और उसके बाद वह जो भी विश मांगेगी वो विश पूरी हो जाएगी। लेकिन जब वह अपने फादर के पास जाती हैं तब वह देखती हैं कि उसके फादर अपने भाइयों के साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। इसलिए उसका फादर यहाँ नित्या को इग्नोर करता है और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहता है। नित्या वहीं चेयर पर अपने फादर का इंतजार करने लगती हैं, लेकिन यहाँ जय नारायण वर्मा के दोनों भाई मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं।
इन दोनों भाइयों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको जय नारायण वर्मा की सारी प्रॉपर्टी हथियानी थी। ये देखकर नित्या को गुस्सा आता है और वो उन दोनों पे अटैक करती हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ नित्या इस इंसिडेंट को याद करके नारायण को गले लगाकर रोने लगती हैं और ये सब दूर खड़ा जीवन देख लेता है। अब फाइनली नारायण डॉक्टर बेंजामिन के पास जाकर बोलता है कि वो नित्या को अपने साथ लेकर जाएगा कि तभी दूसरी तरफ से जीवन नित्या के गले पर नाइफ रख के उसको जान से मारने की कोशिश करता है क्योंकि वह नित्या को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता था। बेंजामिन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह फिर भी नित्या की गर्दन से चाकू नहीं हटाता। तब बेंजामिन अपने सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर जीवन को मारने लगता है। इसके बाद नायर अपना बैग लेकर नित्या के रूम में उसे अपने साथ ले जाने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर नित्या नहीं दिखती, पर उसे वहाँ एक और फोटो का टुकड़ा मिलता है जो कि फोटो का लास्ट पार्ट था जो उसे पहले मिले थे। जैसे ही वो उन सभी टुकड़ों को जोड़ता है तो ये कॉफिन बॉक्स की पिक्चर थी जिसके अंदर बेंजामिन अपने पेशेंट को टॉर्चर किया करता था। इसके बाद नारायण सीधा उस सीक्रेट सेल में जाता है जहाँ लक्ष्मी नारायण को हर्ट करने की कोशिश करती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम नित्या को लेकर यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वह रोने लगती हैं। जिसके बाद नायर हॉस्पिटल के बाहर एक कार को जाते देखता है। वो सोचता है कि ये लोग नित्या को कहीं ले जा रहे हैं। वो उसके पीछे भागने लगता है लेकिन उस कार में नित्या नहीं बल्कि जीवन था जो कि उस समय बेहोशी की हालत में था। ये यहाँ से भागते हुए वापस हॉस्पिटल में आता है जहाँ सभी पेशेंट नित्या को ढूंढने में नायर की हेल्प करने लग जाते हैं और फाइनली उन सभी पेशेंट की हेल्प के बाद नायर को नित्या एक चेयर से बंधी हुई मिलती हैं जहाँ उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं। नायर नित्या को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से बेंजामिन नायर पे अटैक करने लग जाता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक इलेक्ट्रिक टेबल से बंधा हुआ पाता है। यहाँ बेंजामिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है लेकिन तभी नित्या अपने मार्शल आर्ट का यूज करके नायर को बचा लेती हैं और ये दोनों काफ़ी देर तक बेंजामिन से फाइट करते हैं जहाँ फाइनली नायर बेंजामिन की नेक को क्रैक करके उसे बेहोश कर देता है और नित्या को लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में एक और आदमी आता है जो बेंजामिन को अपना नाम नायर बताता है और कहता है कि वो तिरुवनंतपुरम से आया है और उसे यहाँ इन्फेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने भेजा है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि अगर ये डॉक्टर नायर हैं तो वो पिछला वाला कौन था जो नित्या को अपने साथ लेकर गया। रेणुका डॉक्टर नायर को पिछले वाले डॉक्टर नायर का फोटो हुसैन की पेंटिंग के रूप में दिखाती हैं जिसे देख डॉक्टर नायर बताते हैं कि ये उनका ही एक पेशेंट है जिसका नाम विनय है और वह नित्या का फियांसे हैं। हाँ दोस्तों, दरअसल विनय को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वह चीज़ को हेलुसिनेट करता रहता था, यानी कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उसको इमेजिन करता रहता था। जैसे डॉक्टर नायर का पानी में गिरना, उसे किसी ने भी धक्का नहीं दिया था, वो खुद ही गिरा था। लक्ष्मी से बात करना, ये सब उसका हेलुसिनेशन था, बल्कि असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ तक कि जो फोटोज़ के टुकड़े उसे मिल रहे थे वो भी वो खुद ही रखता और खुद ही उन्हें उठाता था और इसी के ट्रीटमेंट के लिए उसको डॉक्टर नायर के पास भेजा गया था। डॉक्टर इन्हें बताता है कि लक्ष्मी कई साल पहले मर चुकी थी और विनय डॉक्टर नायर का ही एक पेशेंट था जो कुछ दिनों पहले डॉक्टर नायर के अस्पताल से भाग गया। डॉक्टर इन्हें ये भी बताता है कि विनय नॉर्मल नहीं था, फिर भी वो अपने ट्रीटमेंट के टाइम ऐसा बिहेव करता था जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो। तभी हम देखते हैं कि 5 साल पहले जब जय नारायण वर्मा के भाइयों ने उसका मर्डर किया तो नित्या उन्हें मारने लगती हैं, लेकिन वो दोनों भाई नित्या को भी मारते हैं। तभी वहाँ विनय आ जाता है जो नित्या को जमीन पे पड़ा देखता है और गुस्से में वो जय नारायण वर्मा के दोनों भाइयों को जान से मार देता है। साथ ही वो उनके एक भाई की वाइफ को भी मार देता है। यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जो कत्ल वाला सीन देखा था वो सारे के सारे खून विनय ने किए थे। इसके बाद मूवी की एंडिंग सीन में हम विनय और नित्या को एक साथ देखते हैं जहाँ वह दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं और साथ ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।